हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसा सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को बैंकिंग सर्विसेज सुविधा प्राप्त की जाती है, दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अगर मॉडर्न बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको एक सिक्योर फास्ट तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो भी सुविधाएं होती है बैंक की वो ले सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, एटीएम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या सब है, ये सब मॉडर्न बैंकिंग है। ठीक है, हम देखेंगे मॉडर्न बैंकिंग की डेफिनेशन। ठीक है, मॉडर्न बैंकिंग रिफर टू द एडवांस्ड बैंकिंग सिस्टम दैट यूजेस टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड innovative financial services to provide fast, secure and convenient banking services to customers। मॉडर्न बैंकिंग से तात्पर्य है, मतलब मॉडर्न बैंकिंग क्या है, एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके और नई वित्तीय सेवाएं, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल जो भी कंडीशंस है सबका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर है जो आपके बैंक से सर्विस ले रहे हैं, जिस बैंक में, जैसे कि आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है। ठीक है, आप आपका उस अकाउंट में, बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, विड्रॉल दे रहे हैं, डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, जो भी आप डेली एक्टिविटी आपकी उस बैंक अकाउंट से हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ करके बहुत जल्दी या बहुत फास्ट तरीके से, सिक्योर तरीके से जो भी बैंकिंग सर्विस है उसका लाभ ले सकते हैं, उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। क्यों? ठीक है, यही है कि ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब मॉडर्न बैंकिंग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक की जो सर्विस है, जो बैंकिंग सर्विस है, उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं एटीएम, ठीक है, यूपीआई यूज़ करते हैं, अदर्स जो भी हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हो, क्या है हमारे लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ करके हम कोई भी काम, कोई भी ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट तरीके से, सिक्योर तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब है रिसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे जो बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा बैंक है जहाँ पर हम सर्विस लेते हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमारा जिस बैंक में अकाउंट होता है, उस बैंकिंग सिस्टम में, उस बैंक में जो रिसेंट में रिफॉर्म्स हुए हैं, मतलब जो बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मॉडर्न बैंकिंग के अंतर्गत जो बैंकिंग सर्विस है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी। ठीक है, एडिक्वेसी नॉर्म्स, मतलब पूंजी पर्याप्तता मापदंड। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ देयर असेट्स सो दैट दे कैन एब्सॉर्ब लॉसेस। बैंक क्या करती है, बैंक को अपने लोन, ऋण, मतलब जो लोन्स होते हैं वो, निवेश के जोखिम, मतलब हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रिस्क के अनुसार न्यूनतम पूंजी अपने पास रखना अनिवार्य होता है। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है उसने मॉडर्न बैंकिंग के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म्स किए हैं, कि ये बदलाव किए हैं कि अगर कोई भी कस्टमर अपना जो डिपॉजिट बैंक में रखता है तो उसका कुछ परसेंट, मतलब अपने लोन का कुछ परसेंट या फिर हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका कुछ परसेंट क्या करेगी, एक न्यूनतम पूंजी के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होगा, ताकि अगर नुकसान होता है उस कस्टमर को, या कस्टमर अगर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करे, उस रिस्क को कम कर सके। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट उसमें रिफॉर्म था ये था, जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करे, उसने जिस पर्सन को या जिस कस्टमर को लोन दिया है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कुछ परसेंट, कुछ भाग क्या कर सकता है, वो मतलब रिस्क को कम करने के लिए कुछ अपने पास रखता है। ये क्या इसका फर्स्ट रिफॉर्म था। ठीक है, फिर सेकंड है रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है,
रिकैपिटलाइजेशन मतलब पुनः पूंजीकरण। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड टू वीक बैंक्स टू स्ट्रेंथ देयर फाइनेंशियल पोजीशंस। सरकार कमज़ोर बैंकों को आर्थिक सहायता देकर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकती है। मतलब जो सेकंड रिफॉर्म था, जो बैंकिंग सिस्टम था, जो बैंकिंग सर्विसेज दे रही थी, उसने मॉडर्न बैंकिंग के अंतर्गत ये रिफॉर्म्स दिए थे कि कोई भी बैंक क्या करेगी, जो कमज़ोर बैंक है, मतलब आरबीआई क्या करती है, सभी कमर्शियल बैंक को फंड प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो वीक बैंक्स है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर वो लॉस में जा रहा है, उस बैंक को क्या करेगी, उसको आर्थिक सहायता देकर, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखकर उसे क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी और उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मजबूत करेगी। इसका क्या था, सेकंड रिफॉर्म था। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म्स दिया गया था कि कोई भी अगर वीक बैंक है, जिसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वो लॉस में जा चुका है, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट उसको अपने साइड से एक फाइनेंशियल सपोर्ट देगा ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो हो सके, अच्छा प्रॉफिट वो अर्न कर सके, मतलब उसको स्ट्रांग बनाएगा। ये क्या था, उसका सेकेंड रिफॉर्म था। पार्टिशियल प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, आंशिक निजीकरण। सम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बैंक इज सोल्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। थर्ड रिफॉर्म इसमें था, ये था कि सरकारी बैंक के कुछ हिस्से को निजी निवेशकों को बेच दिया जाएगा। मतलब इसका थर्ड रिफॉर्म ये हुआ था कि जो सरकारी बैंक है, मतलब जो गवर्नमेंट्स बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, जिसमें क्या आते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे एसबीआई, सीबीआई, ठीक है, ये जो बैंक थे उनको क्या किया गया है, जो सरकारी बैंक के कुछ हिस्से को निजी निवेशक, मतलब जो प्राइवेट क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। उसका कुछ प्रॉफिट, ऐसी कोई गवर्नमेंट है, एसबीआई बैंक है, उसका कुछ प्रॉफिट या कुछ हिस्सा किसको, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, जो अपने प्राइवेट सेक्टर पे कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं, जैसे बीमा कंपनी चला रहे हो या फिर कोई बैंक ही चला रहे हो, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के जो भी बिजनेसमैन हो या फिर इन्वेस्टर्स हो, उनको क्या करता है, बैंक उस प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक का कुछ हिस्सा बेच देता है। ठीक है, ये थर्ड रिफॉर्म था उसका। फोर्थ है प्रूडेंशियल्स अकाउंटिंग नॉर्म, सावधानी पूर्वक लेखांकन मापदंड। बैंक मस्ट फॉलो प्रॉपर रूल्स टू शो देयर रियल फाइनेंशियल कंडीशन, स्पेशली बैड लोन्स, एनपीए। ठीक है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट वो कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, जो 90 दिन के बाद, जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन 90 दिन में जो लोन चुका नहीं पाए, तो उसको क्या करती है बैंक, उस लोन को एनपीए घोषित कर देती है, मतलब वो बैड लोन बन जाता है, क्योंकि उसकी किस्तें नहीं आई होती है, उसकी ईएमआई पे नहीं होती है। वो क्या होता है, 90 दिन बाद या उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, 90 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो उस लोन को बैंक क्या करता है, एनपीए घोषित कर देता है। तो इसमें जो फोर्थ रिफॉर्म ये था कि बैंक को अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को, मतलब जो बैंक की प्रॉपर, मतलब प्रेजेंट क्या है, आर्थिक कंडीशन है, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या करना है, सही तरीके से दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब इसका जो फोर्थ रिफॉर्म है उसमें बताया गया है कि बैंक की जो भी सिचुएशन है, बैंक कितना लॉस में है, बैंक कितना प्रॉफिट में है, बैंक की जो भी एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने कस्टमर्स को लोन दिया गया है, कितना डिपॉजिट जमा है, ये जो उसकी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो भी उसके एनुअल रिपोर्ट है, उसको देखना या फिर बैंक को उसको सबके सामने या गवर्नमेंट को, आरबीआई को दिखाना क्या था, इसका फोर्थ रिफॉर्म था। ठीक है, फिफ्थ है रिकवरी ऑफ डेबिट्स, ऋण वसूली। स्पेशली लॉस एंड ट्रबलेंस आर सेट अप टू रिकवर मनी फ्रॉम लोन डिफॉल्टर्स। जो लोग ऋण वापस नहीं करते उनसे पैसा वापस लेने के लिए विशेष कानून और न्यायाधिकार बनाए गए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो मॉडर्न बैंकिंग थी, मॉडर्न बैंकिंग के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें क्या किया गया, उसमें जो लोग, मतलब जिस कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है
और टाइम पर लोन नहीं चुका पाए, जिनका लोन अभी अधूरा है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उनसे पैसा वसूलने के लिए, जो लोन दिए उसको वसूलने के लिए कुछ विशेष कानून और न्यायाधिकार, मतलब जो भी उसके लिए रेगुलेशन है, उसके लिए जो लॉ है, ठीक है, जो भी कानून है उसके लिए इसमें इस रिफॉर्म में बनाए गए थे, ये बदलाव इसमें किए गए थे। फिर इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स, मतलब जो रिफॉर्म्स हुए, जो बदलाव हुए बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहा था बैंक, मॉडर्न बैंक, उसमें जो रिफॉर्म हुए, जो बदलाव हुए, उसके कौन कौन से प्रभाव है देखेंगे। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। फर्स्ट है इसमें मोर इफ़िशियंसी, इससे क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली अधिक तेज़ी और कुशल हो गई। मतलब जो मॉडर्न बैंकिंग चली, जिसमें जो रिफॉर्म्स आए, ठीक है, जैसे जो कोई कानून आया, जो लोन चुका नहीं पा रहा है उसके लिए अदर्स, मतलब जो कानून है, लॉ है, उनके लिए जो एक्ट है वो लाए गए, ठीक है। उनको आर्थिक व्यवस्था, जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर लो हो रहा है, बैंक लॉस में जा रही है, तो उनको सपोर्ट किया जाए। मतलब जो भी रिफॉर्म हुए उसमें, उससे क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो अधिक तेज और क्या हो गया, इफ़िशियंट हो गया, मतलब अच्छे से काम करने लगा, अच्छी ग्रोथ होने लगी। सेकंड था इसमें, सेकंड इम्पैक्ट था बेटर कस्टमर सर्विस, ग्राहक को बेहतर एवं शीघ्र सेवा मिलने लगी। मॉडर्न बैंकिंग का यूज़ करके क्या होने लगा, जो कस्टमर्स थे उन्हें क्या बेहतर और शीघ्र सेवाएं मिलने लगी, और फास्ट तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम है वो चलने लगा। थर्ड है मोर कंपटीशन, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, नए नए वित्तीय उत्पाद सामने आए। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला, मतलब देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो इस रिफॉर्म से, मॉडर्न बैंकिंग के रिफॉर्म से क्या हो गया, अच्छा हो गया, अच्छी ग्रोथ होने लगी और अच्छा स्ट्रांग हो गया। तो ये क्या थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट थे मॉडर्न बैंकिंग के, जो रिफॉर्म्स हुए थे उनके अंतर्गत। अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे इसमें। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि सम स्मॉल एंड बिग बैंक्स कुड नॉट सर्वाइव द कंपटीशन। मतलब क्या हुआ, इसमें जो मॉडर्न बैंकिंग का यूज़ करके जो कंपटीशन आया बैंकों के बीच, उससे क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग बैंक थे वो चल गए, और जो वीक बैंक थे जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर जो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए, वो क्या हो गए, वो बंद हो गए, ठीक है, या विफल हो गए। कुछ छोटे और कमज़ोर बैंक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए और बंदिया विलय हो गए। इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। जो रिफॉर्म्स हुए थे मॉडर्न बैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आया कि जो स्मॉल बैंक थे जिसकी जो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए, वो क्या हो गए, बंद हो गए। अब कुछ मॉडर्न बैंकिंग देखते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, मॉडर्न बैंकिंग सेवाएं देखते हैं कि मॉडर्न बैंकिंग सेवाएं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इसमें है एटीएम, ठीक है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। एटीएम मशीन से ग्राहक 24 घंटे कभी भी पैसे निकाल सकता है, जमा कर सकता है। इससे बैंक के काउंटर पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये मॉडर्न बैंकिंग है कि आप कितने ही टाइम क्या कर सकते हैं, आप जितने टाइम हो से आके आप एटीएम का यूज़ करके पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जब भी तुरंत में कैश की ज़रूरत पड़ती है, आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत एटीएम जाकर एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाकर पिन डाल के तुरंत में कैश निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, एक मॉडर्न बैंकिंग है। सेकंड है इंटरनेट बैंकिंग। यह एक ऑनलाइन सेवा है जिससे ग्राहक कंप्यूटर और लैपटॉप द्वारा बैंक के काम कर सकता है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि क्या हो सकता है कि इसका यूज़ करके, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक की जो सारी फैसिलिटीज़ है, आप बैंक में जो वर्क कर रहे हैं, मतलब आपको अकाउंट ओपन करना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, जो सारी बैंकिंग सर्विसेज आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ले सकते हैं। क्या है, यह इंटरनेट बैंकिंग। थर्ड है मोबाइल बैंकिंग। बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ग्राहक अपने फ़ोन से ही सारी बैंकिंग कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये ऑनलाइन सेवा थी। आप क्या कर रहे थे, आप घर पे बैठे कंप्यूटर, जो ग्राहक है उस बैंक का, वो क्या कर रहा था, घर बैठे अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप का यूज़ करके जो भी बैंकिंग सर्विसेज थे वो ले रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है मोबाइल बैंकिंग में कि मोबाइल जो है, ठीक है, आप मोबाइल ऐप में, मतलब बैंक का जो मोबाइल ऐप है, मतलब SBI का जैसे है, ठीक है, योनो ऐप है SBI का,
आप क्या कर सकते हैं, योनो से क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं उस ऐप के द्वारा, वो क्या था, वो मोबाइल बैंकिंग था। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, SBI ने दिया है क्या, योनो, ठीक है। ये क्या था, इंटरनेट बैंकिंग। इसमें आप क्या कर रहे थे, आप घर बैठे अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से जो उस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की सारी सेवाएं ले सक रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, इस मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, उस बैंक के ऐप को डाउनलोड करके सारी सर्विसेज ले सकते हैं। फोर्थ है UPI QR कोड, ठीक है। जैसे आप डेली पेमेंट करते हैं, UPI QR कोड का, UPI और QR कोड के द्वारा मोबाइल से तुरंत पैसे भेजे जाते हैं और लिए जा सकते हैं। एक तेज, सुरक्षित और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। देखो UPI तो आप सबको पता है, क्योंकि आप डेली जैसे कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी हम कोई छोटी मोटी चीज़ भी ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम चीज़ क्या UPI का यूज़ करते हैं, QR कोड का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांजेक्शन है, ठीक, कुछ ही सेकंड में हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं। तो ये क्या था, ये UPI पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, जिसके द्वारा एक सिक्योर ऐप भी है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है, हम किसे पैसा सेंड कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, उससे ही पता लगा सकते हैं कि हमने किसको पैसा ट्रांसफ़र किया है। पर ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक जा रहे हैं, ठीक है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, उसके बाद दूसरे को वहाँ से ट्रांसफ़र करें, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं करना पड़ता है। आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट UPI का यूज़ करके, QR कोड का यूज़ करके डायरेक्ट QR कोड क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और जितने पैसे आपको सेंड करना है अगले वाले को, आप उसको तुरंत पैसा सेंड कर देते हैं। ये क्या था, UPI। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट से पैसे खर्च होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक के उधार पैसे खर्च होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी में, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आपका एक डेबिट कार्ड बनता है बैंक से, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, मान लो आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये है और आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड देकर वहीं स्वाइप करके आपको जितने रुपए की शॉपिंग की है आपने, वो काट देते हैं। तो आपका क्या होगा, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा था उसमें से जितने की आपने शॉपिंग किया, मान लो 10,000 रुपये थे, आपने 8,000 की शॉपिंग कर ली, 8,000 आपका क्या हुआ, तुरंत क्या होते हैं, आपके अकाउंट से कट जाते हैं और आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपये बच जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या था, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं, आप किसी बैंक में जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से क्या बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। वो क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिट होती है, जैसे कि किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपये है, आप क्या कर सकते हैं, आप 1,00,000 पूरा यूज़ कर सकते हैं, बस उसका पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा। मतलब ये क्या होता है, एक लोन के रूप में होता है क्रेडिट कार्ड। फिर है ऑनलाइन लोन्स एंड अकाउंट्स ओपनिंग। अब ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन खाता खोल सकता है और लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इससे समय और कागज़ों की बचत होती है। मतलब वही है कि जो हम मॉडर्न बैंकिंग है, ऑनलाइन जो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके, या फिर किसी ईमेल SMS के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप बैंक को नोटिफिकेशन या कोई SMS भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आपको लोन चाहिए तो आप किसी से उस बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये क्या था, ऑनलाइन लोन सुविधा है। फिर SMS ईमेल अलर्ट्स, ठीक है। हर लेन देन की जानकारी मोबाइल पर SMS या ईमेल से मिल जाती है। इससे अकाउंट को सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। मतलब अगर होता है जैसे कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुए तो क्या होगा, आपको तुरंत SMS आएगा या ईमेल पे SMS आएगा, ठीक है। या फिर आपके अकाउंट में कुछ पैसे डेबिट होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डेबिट होंगे तो भी मैसेज आएगा और क्रेडिट होंगे तो भी मैसेज आएगा। आप कहीं क्या करते हैं, पैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कहीं पेमेंट किया तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट में जैसे कि सिंपल सी सैलरी आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट मैसेज आता है क्रेडिट वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, SMS एंड ईमेल अलर्ट्स। फिर डिजिटल वॉलेट, यह मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जिनमें पैसा जमा करके पेमेंट किया जाता है, जैसे पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, आप
यूज़ करती होंगे। इससे क्या होता है, ये एप्लीकेशंस होते हैं, इनमें क्या करता है, पैसा जमा रहता है और हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके, फ़ोनपे का यूज़ करके, फिर पेटीएम का यूज़ करके, गूगल पे का यूज़ करके इसका हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। ये पैसा क्या होता है, हमारे अकाउंट में जमा रहता है और इस एप्लीकेशन के द्वारा हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी या तो डायरेक्ट QR से करते हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, UPI करते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के द्वारा, पेटीएम, फ़ोनपे क्या, गूगल पे क्या, एक एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी को या फिर किसी से लेते हैं। तो मतलब QR जो होता है, UPI होता है, उसी के समान होता है, बस क्या है, ये एप्लीकेशन है। फिर है कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसे CBS कहते हैं। CBS की मदद से ग्राहक किसी भी शाखा से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। मतलब एक ही खाता पूरे देश में काम कर सकता है। मतलब ऐसा है कि आपका अकाउंट जैसे SBI बैंक में है और आप उसकी जो मेन ब्रांच है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और आप उसकी अदर कोई भी ब्रांच जैसे जहाँ उसने बैंक अपने ब्रांचेस ओपन किए वहाँ पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी ब्रांच है और SBI या फिर अदर कोई भी बैंक इतनी सर्विस देता है कि अगर उसकी मेन शाखा में नहीं जा पा रहे, आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जो अदर ब्रांचेस होती है, अगर मेन जो बैंक में नहीं जा पा रहे हैं तो उसकी जो ब्रांचेस है उसमें जाकर अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम, अपना जो अकाउंट है उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग क्या है? मॉडर्न बैंकिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से, फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना क्या कर सकते हैं, अपना काम और इजी कर सकते हैं, बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। ये क्या होती है? मॉडर्न बैंकिंग होती है। थैंक यू।